हार्दिक भाई केम छो, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया सर, आप बताइए। क्या बात है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। आज हम सवाल और जवाब का सिलसिला आपके साथ शुरू करेंगे। बहुत सारे सवाल आपसे पूछेंगे, आप तैयार हो? जी एकदम। चलो, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स आपके बारे में जान लें। तो आपकी जर्नी आपको शॉर्ट में बतानी है कि हार्दिक भाई जिस जगह से निकले वहां से एंटरप्रेन्योर बनने का सपना, और वो भी बूटस्ट्रैप एक कंपनी आपने खोल दी जिसके 75 आउटलेट्स पूरे इंडिया में हैं, वहां तक की जर्नी आपने कैसे तय की? फिर उसके बाद हम अपने सवाल आपसे पूछेंगे। श्योर। सो 2016 में मैंने एक छोटे से रोड साइड स्टॉल से स्टार्ट किया था। मैं एक्चुअली 12th पास हूँ, 10th में 82% आए थे। बट देन आगे पढ़ाई करने का मेरे को शौक ही नहीं था। मैं बोला बिजनेस ही करना है तो क्यों पढ़ के टाइम वेस्ट करना। तो पहले कपड़ों का बिजनेस किया, फिर कपड़ों के बिजनेस में लॉस हुआ, सब हो गई कहानी ख़त्म। फिर घर वालों ने भरोसा नहीं किया। मेरी मम्मी अकेली थी और मेरी दोनों सिस्टर्स थी जिन्होंने बोला कि नहीं यार तू कर, बाकी कोई घर वाले ट्रस्ट करने रेडी नहीं थे। तो सिस्टर से लोन लेके रोड साइड स्टॉल से स्टार्ट किया और दोस्तों का सपोर्ट था। फिर वही दोस्त आज मेरे पार्टनर्स है एंड कंपनी के 4 डायरेक्टर्स है। छोटे से स्टॉल से 2016 से 1000 दिन हमने लिया सिस्टम प्रोसेस समझने, सब कुछ समझ लिया। फिर 2018 में हमने सोचा कि हम खुद का नया आउटलेट्स खोलें, पर फिर लगा यार बहुत पैसे लगेंगे खुद का आउटलेट खोलने के लिए। तो हमको फ्रेंचाइज़ की ऑफ़र आई। फिर फ्रेंचाइज मॉडल समझा कि हाँ यार ये किसी और के पैसे से अपना ही ब्रांड अपन एक्सपांड कर सकते हैं। तो अपने इतना कॉन्सेप्ट पता नहीं था, बट उस समय सीखा समझा एंड एक्सपांड करते गए फिर होते गया। क्या बात है। ज़रा समझो, इस छोटी सी जर्नी में इन्होंने जो 2 बातें बोली वो समझने लायक है। पहला, इन्होंने जो शुरुआत की वो बहुत छोटे से की। हमारे साथ क्या समस्या है, हम लोग सोचते हैं हम शुरुआत ही तभी करेंगे जब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे। इन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपना एक स्टॉल डाला, समझ रहे हो, और इंतज़ार नहीं किया किसी का भी, इवन अपनी फैमिली के सपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया। दूसरा, अपने आप पे भरोसा रखा कि नहीं आज मैं फेल हुआ हूं, चाहे कपड़े के बिजनेस में फेल हो गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जिंदगी भर फेल होऊंगा। मैं कभी ना कभी तो इम्तिहान में पास हो जाऊंगा, जो जिंदगी का इम्तिहान होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। बहुत सारी चीजें आप इस पॉडकास्ट में जान पाओगे बिकॉज इनकी जर्नी से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर के सेशन को ध्यान से देखिएगा। हार्दिक भाई एक बात बताइए यार, पहले तो मेरा एक सवाल है कि आप वेल टू डू फैमिली से थे, एवरेज फैमिली से थे, वो जानना चाहता हूँ। जब डैड थे, मैं जब 5 साल का था तब डैड एक्सपायर हो गए। काफ़ी वेल टू डू फैमिली थी हमारी एंड डैड हैड इनफ रिसोर्सेज लेफ्ट। और बड़े पापा दादी का पूरा सपोर्ट था, बट ऑब्वियसली डैड की कमी तो रहती है। पढ़ाई खाने पीने की तकलीफ नहीं थी, बट बिजनेस डालने के लिए पैसे भी नहीं थे। मेरा पहला सवाल यही है कि एक बच्चा जो कि 12वीं पास किया वो नौकरी नहीं ढूंढ रहा और बिजनेस कर रहा है, ये जो मेंटेलिटी है वो कहाँ से आई? सर खून में था। मतलब मेरे डैडी बहुत अच्छा बिजनेस करते थे बिफोर पासिंग अवे एंड मेरे दादाजी इंडिपेंडेंस से पहले से मुंबई में आके सेटल हुए थे। सो फैमिली बिजनेस वाला था और मेरे आसपास दोस्त यार फैमिली वाले सब बिजनेस वाले ही थे। और मैंने 2007 में गुरु पिक्चर देखा था। मतलब इट इज़ कैसा है कि मेरा वो की फैक्टर है, समझ लो कि सपने मत देखो, सपने पूरे नहीं होते। मेरा बाबू कहता तो जो उसका आइकॉनिक डायलॉग है, सो हमेशा मेरे दिमाग में रट चुका है कि नहीं यार करना है, सपने भले छोटे से शुरू करो पर करना है। अगर गुरु भाई उधर से कर सकते तो अपन तो कर ही सकते। क्या बात है। ये जो गुरु भाई का नाम लिया इन्होंने, मेरी जिंदगी में यही फिल्म थी, यही मूवी थी, सच बता रहा हूँ, जिसने मेरा मतलब पहली बार जब मैंने सोचा था कि कुछ करूंगा तो इस वजह से ही था, गुरु मूवी की वजह से ही था। मैंने भी अपना एक फेल्ड स्टार्टअप शुरू किया था कॉलेज में, एस ग्लैमर नाम से मैगजीन खोलनी थी, और वो किस वजह से था, मैंने गुरु मूवी देख ली थी। तो हो सकता है बहुतों के साथ ऐसा हुआ हो, तो एक और एग्जाम्पल आपको मिल गया। मेरा अगला सवाल ये है कि यार छोटी सी फैमिली से, मतलब एक वेल टू डू फैमिली से आपने शुरुआत की, पहला बिजनेस जब आपने स्टार्ट किया वो फेल हो गया, उसके बाद की जर्नी ज़रा समझ लेते हैं कि आपने क्या क्या फेस किया। और होता क्या है जब हम फेस करते हैं बहुत सारी ऐसे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं आपको, उससे आप बाहर कैसे निकले? फेस करना मतलब मेरे साथ एक ही था कि मम्मी का सपोर्ट पूरा था। मम्मी क्या बोलती थी, ठीक है ना, मर तो नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान गया ना, कुछ कर ले, नौकरी कर ले, कुछ कर ले। फिर जब बड़े घर वालों के पास गया, बड़े घर वालों ने भी मोटिवेट किया, बट जब पैसे मांगने की बात आई तो दूर के रिलेटिव्स वगैरह के पास गया तो मेरे को एक वर्ड याद है जो हमेशा दिमाग में रहेगा कि तू टोटल लॉस आदमी है। किसने कहा था ये? रिलेटिव थे, तेरे से कुछ ही नहीं होगा। मतलब एक पापा के फ्रेंड थे जो बहुत अच्छे फाइनेंसर थे, लोगों को फाइनेंस करते थे। तो बोला तू टोटल लॉस आदमी है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू नौकरी कर या तो एक काम कर बाकड़ा शुरू कर दे, बाकी कुछ नहीं होगा। तो दिमाग में आया कि बाकड़े से ही स्टार्ट करना है। बाकड़ा क्या होता है? बाकड़ा बोले तो गुजराती में स्टॉल। क्या? स्टॉल, बाकड़ा, ठेला एक ही बोलते हैं उसको। बोला बाकड़े से शुरू करूंगा पर तुमसे अंकल बड़ा बिजनेस खड़ा कर दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फाइनली ये सब चीज़ें, रेपरकशंस आपने देखी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। फिर सवाल ये कि चलो बाकड़ा भी
चाय की स्टॉल होती है, भाखड़ा मतलब स्टॉल आपने बोला, चाय की स्टॉल होती है, आपने पहली बार जब स्टॉल डाला तो कहाँ पे डाला? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। और दूसरा, वो स्टॉल में आइटम किस किस तरह के थे? स्टॉल मैंने मुंबई में ही बोरीवली में डाला, जहाँ पे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। और स्टॉल पे मैंने सोचा दुनिया स्टॉल पे वड़ा बेचती है, समोसा बेचती है, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर तो। और जो मैंने कमी देखी थी, जब मैं कपड़े का बिजनेस करता था मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली वगैरह। तो 2 सालों में मैंने हर जगह पे देखा कि अगर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, अगर मेरे को वेज खाना खाना है, सस्ता भी खाना है, अच्छा भी खाना है, तो रास्ते पे कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा कि अगर मैं देख रहा था मैकडी है, सबवे, ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पे वेज नॉन वेज, और मैं जनरली ये सब जगहों पे प्रेफर नहीं करता, बिकॉज एक जैन हूँ तो बचपन से वो एक आदत है यार, जहाँ नॉन वेज बनता है वहाँ नहीं जमता। तब भी मैंने सोचा कि ऐसे कितने लोग होंगे, मैंने बोला रोड साइड पे एक वर्ल्ड क्लास सैंडविच, पिज़्ज़ा, पास्ता एक अफोर्डेबल रेट पे अच्छी इंग्लिश बोल के कस्टमर को देना है। बहुत ज़्यादा इस पर सोशल मीडिया रिव्यूज़ वगैरह है, तो ओवरनाइट सेंसेशन बन गए 2-3 महीनों में। मुझे ये भी जानना है कि आपने स्टॉल खोला तो स्टॉल के जैसे आपने बताया 2-3 महीनों में आप सेंसेशन बन गए, पर पहला वो मोमेंट कौन सा था जब पहली बार किसी ने आपको सोशल मीडिया पे आपकी पिक डाली और रिव्यू दिया? वो कोई मोमेंट आपको याद हो तो आप शेयर कर। नहीं, पहले से ही मैंने तभी 2016 में सोशल मीडिया खाली और खाली, ज़्यादातर जहाँ तक मैं जानता हूँ सब सोशल मैसेजिंग के लिए यूज़ करते थे, और बहुत लिमिटेड बिजनेसेस उसके ऊपर थे। तभी मैंने अपना पेज वगैरह बना लिया था, और सब दोस्त लोगों को बोला भाई टैग करो, स्नैपचैट पे डालो, फेसबुक पे डालो। मतलब दोस्तों का और फैमिली का ये सपोर्ट था कि उसके थ्रू 2-3 महीनों में स्टॉल मेरा हमेशा ओवरलोड रहने लगा। तो जहाँ स्टॉल लगाता था वहाँ से मेरे को एक्चुअली निकाला गया था कि भाई बहुत गर्दी है, तू छोटा दुकान ही ले ले भाई। तो फिर हमने छोटा सा दुकान लिया, एंड फिर एक रात को थिंग्स टू डू इन मुंबई करके एक पेज है मुंबई का। सो बहुत सारे ब्लॉगर्स, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत पहले से करता हूँ, फूड ब्लॉगर्स को हमेशा बुलाता था, भाई आ जाओ फ्री में खा लो, भाई आ जाओ फ्री में खा लो, फोटो डालो, बिकॉज मेरी जो डिशेज़ है बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड प्योर, बहुत सारे उसके एक्स फैक्टर्स है। तो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम डाला, फिर कर्ली टेल्स ने डाला, फिर जितने भी बड़े ब्लॉगर्स हैं उन्होंने डाला। एंड आई रिमेंबर 3 जून 2017 मेरा बर्थडे है, 1 जून 2017 को थिंग्स टू डू इन मुंबई ने डाला, 3 जून को कर्ली टेल्स ने डाला, 5 जून को आमची मुंबई करके एक पेज है, इनके कुछ 20 लाख फॉलोअर्स थे जब, अब तो करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं उनके, उन्होंने डाला। उसके बाद पीछे देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या बात है। अब इससे मुझे एक और सवाल है कि मैं अभी डिशेज़ आप जब दिखा रहे थे तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था। ऑब्वियसली ऐसे फास्ट फूड डिशेज़ में जहाँ पिज़्ज़ा, पास्ता, इनकी बात होती है मुंह में पानी आता है। मेरा पहला सवाल, मतलब अब जो सवाल है वो ये है कि जब आपने पहली बार स्टॉल की तो वहाँ पे ये सब डिशेज़ आप खुद बनाते थे? जी, मैं और छोटू भाई करके हमारा एक फर्स्ट एम्प्लॉई है जो अभी अपने ऑल इंडिया एम्प्लॉइज़ हेड है, हम 2 जन थे स्टॉल पे। क्या बात है। इसलिए कहता हूँ भैया, यहाँ पर है ना सबसे महंगी चीज़ ईमानदारी है और अपनापन है। पैसे सब और आपके टैलेंट बाद में आता है। इनके साथ एक छोटू भाई है, और आज वो क्या है, वो आप पूरे इंडिया में ऑल इंडिया एम्प्लॉइज़ हेड है। इसलिए कहते हैं, मैंने ट्वीट भी किया था कि सबसे महंगी चीज़ क्या है, ईमानदारी। वो है ही नहीं लोगों में। तो अगर आप ईमानदारी को नाप लोगे तो आप पता नहीं कहाँ पे पहुँच जाओगे। वो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, और अपनापन देख रहे हो आप। तो वो बनाते थे जैसा कि आप, हम दोनों के बनाते थे। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैकडी या बाकी हम लोग स्टोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आप ऑल इंडिया, पैन इंडिया छोड़ो, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाओगे, टेस्ट आपको सेम ही मिलेगा बर्गर का। तो फूड अड्डा में भी ऐसा ही है क्या? आपकी डिशेस में फिक्स है सब? पूरा हमारा सेंट्रल किचन से ही सारा सप्लाई होता है। पहले प्रॉब्लम फर्स्ट 3 स्टोर्स में आई थी, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा लेबर डिपेंडेंट थे। फास्ट फूड इंडस्ट्री, जितना आप लेबर से दूर भागोगे उतना आप लंबा भागोगे, ऐसा हम समझते हैं। सो हर चीज़ को फ्रोजन तो अपन नहीं कर सकते, बिकॉज फ्रेश का टेस्ट फ्रेश रहता है। सो कुछ SOPs बनाए, कुछ बेसिक रॉ मटेरियल्स बनाए, एंड उनको हमने सेंट्रल किचन के ऊपर बेस कर दिया कि शेल्फ लाइफ बढ़ा दी। ये सारे छोटे मोटे फैक्टर्स मैच किए, सीखते सीखते सिखाए। बट अभी ऐसा हो गया कि कोई भी स्टोर में आप चले जाओ, टेस्ट में आपको कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्या बात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो स्टोर है उसमें आपकी पर्सनल फेवरेट डिश कौन सी है? मैं पर्सनली तो मैं सादा सैंडविच खाता हूँ सबसे ज़्यादा। मतलब मेरे को बहुत कुछ फ्यूजन खाने का पसंद है, बट अब इतना खा चुका हूँ, इतना देख चुका हूँ कि एक सादा सैंडविच है और एक बर्गर है, ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा खाता हूँ। हमें कब खिला रहे हो? कभी भी आ जाओ सर आपकी दुकान। दूसरा सवाल मेरा ये है कि चलो आपको सादा सैंडविच पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फूड अड्डा पे बिकता है वो कौन सा आइटम? इट इज़ मोर ऑफ सैंडविचेस। मतलब हम लोग परसेंटेज में अगर देखें तो 24% रेवेन्यू मेरा सैंडविचेस से जनरेट होता है, और 23% बर्गर से होता है, और पिज़्ज़ा से समझ लो 18% होता है, और बाकी फिर अपने मिल्क शेक्स, मॉकटेल्स, फ्राइज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें। टोटल कितने आइटम? टोटल पहले मेरे SKUs 250 थे, हम बढ़ाते बढ़ाते ये भी बिकता है वो भी बिकता है करके ऐड करते गए, अब 75 तक लेके आए इस चीज़ को। मतलब 75 आइटम्स। टारगेट है 50 तक लेके आना, सिर्फ बेस्ट सेलिंग रखेंगे। बहुत बढ़िया भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीश बेचना, तभी तो आप उसमें ना एक्सेल कर पाओगे। ये धंधे के कुछ नियम होते हैं जो कि मुझसे ज़्यादा अच्छे से आप इनसे सीख पाओगे। तो भैया ये
बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने ध्यान से सुनिएगा, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपल तरीका बता देता हूं। आपको जब ये पॉडकास्ट जब आप देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक स्पेशल कूपन कोड मिलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या करना है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहां पर एक फॉर्म थोड़ा सा छोटा सा रखवा दें। जी, अपना खुद का फूड अड्डा का ऐप भी है। सो वो कूपन कोड ऐप पे भी लाइव कर दूंगा कि उस 4 घंटों में कोई भी ऑल इंडिया ऑर्डर कर रहा है ऐप पे वो कूपन कोड लेके, तो 100% डिस्काउंट उसको अप्लाई हो जाए। क्या बात है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मौका मिल रहा है, 4 घंटे हैं आपके पास। लेकिन देखिए, ध्यान से सुनेगा क्या बोल रहा हूं। ये पूरा पॉडकास्ट देखकर फिर ही आप जाइएगा, क्योंकि हो सकता है वहां पर स्टॉल पे आपको बर्गर देते समय इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई सवाल सामने वाला पूछ ले, वहां पर जो आपको डिलीवर कर रहा होगा। अगर जवाब नहीं दे पाए तो पे करना पड़ सकता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा पॉडकास्ट देखो, फिर ये कोड लेकर फूड अड्डा के नियरेस्ट स्टोर पे पहुंच जाओ, जो हमारा आउटलेट है वहां पे पहुंच जाओ, और फ्री में आप एक डिश ले सकते हो, जो भी फ्री में ये लोग अभी देंगे। तो भैया बहुत ही स्पेशल ऑफर है, फटाफट से जाओ, लेकिन पॉडकास्ट पूरा देख के जाना। अगला सवाल मेरा ये है कि ऑब्वियसली धंधा हर किसी के बस की बात नहीं होती, और इनिशियली बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए होता है, और समझ भी चाहिए होती है। हम लोग गुजराती हैं, जैसे आप गुजराती हो, मैं गुजरात में 5 साल रहा हूँ। गुजराती के खून में ही धंधा होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो जर्नी रही है 2016 से एक स्टॉल के बाद आज हमारी 75 स्टॉल्स हैं टोटल, वी कैन से आउटलेट्स हैं, और रिफाइंड लैंग्वेज में आउटलेट्स हैं, और अभी आप 75 डिशेस ऑलमोस्ट अपने उस पर बेचते हैं। 3 ऐसी लर्निंग जो आपने अपने बिजनेस में सीखी। सबसे पहला तो फालतू खर्चा नहीं करना, जो हमने शुरुआत में कर दिया था। कैसे कि मैं भी जब 20 साल का था तभी मैंने स्टार्ट किया था। तो शुरुआत में इंसान को पैसा दिखता है तो फालतू खर्चे बढ़ जाते हैं। यहाँ ब्रांडिंग कर दो, यहाँ एडवर्टाइजिंग कर लो, ये खर्चा कर लो, ये ले लो, वो ले लो। बट धीरे धीरे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कंसिस्टेंसी। जब तक आप आपके प्रोडक्ट पे, आपकी मेहनत पे, आपकी टीम पे, मतलब काफ़ी जो भी आपके डाइवर्जन्स है आपके बिजनेस के, कंसिस्टेंसी हर एक डिपार्टमेंट में मेंटेन नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन कभी बड़ा नहीं होगा, ये मेरे को लगता है। एंड थर्ड चीज़ है टीम वर्क। जो आज हम सारे पार्टनर्स एंड सारी टीम एक फैमिली की तरह से काम करते हैं। अगर हम खाली एम्प्लॉयज़ और पार्टनर्स की तरीके से काम करें तो शायद बिज़नेस इतना बड़ा नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, एक इमोशन टच होना ज़रूरी है मेरे और मेरे फ्रेंचाइज पार्टनर्स के बीच में। फ्रेंचाइज पार्टनर्स और मेरा जो एंड कंज्यूमर है, जो लास्ट में कस्टमर बर्गर, सैंडविच, पिज़्ज़ा खाने आ रहा है, और मेरे बीच के जो ब्रिज है, वो पूरा ब्रिज कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ा हुआ है। मेरे से अच्छा बर्गर शायद दुनिया में बहुत लोग बेचते रहेंगे, बट वो जो इमोशन हम लोगों के साथ जोड़ते हैं, वो इमोशन शायद मेन कड़ी है। क्या बात है भैया, ध्यान से समझ लो, ऐसे बिजनेस के गुर आपको मिलेंगे नहीं। पहली चीज़ इन्होंने क्या बताया कि आपको फालतू खर्ची नहीं करनी है, ये चीज़ तो मैं भी सीख लूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और तीसरा बिजनेस में ना सिर्फ बिजनेस की तरह उसे डील मत करो, उसमें इमोशंस होने चाहिए। और इमोशंस भी सिर्फ ऐसा नहीं कि कंपनी में एम्प्लॉयज़ के साथ इमोशंस हैं। एक्चुअली आप अपना जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो कहाँ बेच रहे हो, कस्टमर तक। एंड टू एंड कस्टमर को भी ये फीलिंग आए ना कि यार नहीं यार, यहाँ पर सिर्फ पिज्ज़ा या बर्गर या फिर पास्ता ही नहीं बिकता है, उसके साथ इमोशंस भी हैं। वो आपको कनेक्ट करता है, आपके बिजनेस, आपके धंधे को बढ़ाता है। इसीलिए ये बिजनेस में जो अभी आप गुर सीख रहे हो ना, पूरा सीख के जाना, इसको शेयर भी करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। जब आप ये ऑफर ले रहे हो तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप ज़रूरतमंद लोगों को शेयर भी करो, ताकि वो लोग भी फूड अड्डा तक पहुँचे, उनकी फ्रेंचाइज को समझें, उनके लोगों के इमोशंस को समझें, तब ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछ रहा था, कंसिस्टेंसी को थोड़ा और इलेबोरेट करके बताओ कि धंधे में कंसिस्टेंसी का, और स्पेशली आपके धंधे में कंसिस्टेंसी का क्या मतलब? फूड कैसा है कि सबसे डेंजरस बिजनेस है। आपको कंसिस्टेंसी, सबसे पहला तो आपका स्टॉक। अच्छा, डेंजरस क्यों है? डेंजरस मतलब लोगों के हेल्थ के साथ डायरेक्ट खिलवाड़ हो सकता है ना, कि आपके पास जो इन स्टॉक आ रहा है, जो इन स्टॉक का क्वालिटी चेक सबसे बड़ा पहला कंसिस्टेंसी पॉइंट। सेकंड कंसिस्टेंसी पॉइंट टेस्ट, कि वो टेस्ट के ऊपर प्रॉपर मेजरमेंट्स में सेंट्रल किचन पे चीज़ें प्रिपेयर हो रही है कि नहीं। तीसरी कंसिस्टेंसी आती है उसका लॉजिस्टिक्स, टाइम टू टाइम, स्टोर टू स्टोर, डोर टू डोर, टाइम एंड अगेन, एवरी टाइम, ये बार बार होना ज़रूरी है। तो ये कंसिस्टेंसी, अगर समझो आप मेरी दुकान पे आए, आप एक बर्गर का एडवर्टाइजमेंट देख के और मैं बोलूँ यार आज माल नहीं है, तो वो भी एक कंसिस्टेंसी लॉजिस्टिक्स में आती है। उसके बाद वहाँ पे जो फॉलो होने वाली SOP है, सिर्फ किचन के अंदर नहीं, किचन के बाहर कस्टमर को अपसेल करने की, कस्टमर से फीडबैक फॉर्म लेने की, उनसे इंस्टा-FB के टैग्स लेने की, उसके बाद उसके जाने के बाद उसका मतलब टच पॉइंट्स बोलते हैं। कस्टमर स्टोर के अंदर एंट्री मारता है तो एंट्री मारती है उसको चारों तरफ अच्छा हाइजीन दिखना चाहिए, उसको AC चालू रहना चाहिए, उसको सॉन्ग्स चालू रहने चाहिए, टेबल क्लीन रहनी चाहिए, टेबल पे टेंट कार्ड होने चाहिए। ये एक छोटे छोटे चीज़ें डे टू डे अगर आप चेक करते रहो
तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। और वो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक तो नहीं होती, वो एक चैनल और टीम के थ्रू होती है। और टीम को डे टू डे मोटिवेट करना, वो भी मोटिवेट करना भी एक बहुत बड़ी कंसिस्टेंसी है। बिकॉज हर कोई रोज़ अच्छे मूड में नहीं होता। बीवी से कोई कभी झगड़ा करके आए तो आज मूड में ना रहे। तो ये कंसिस्टेंसी है। दूसरा कि कभी छुट्टी नहीं लेना है। छुट्टी सिर्फ एम्प्लॉय सोचते हैं। अगर आप एक फाउंडर हो या एक कंपनी के कोर टीम में हो, और अगर आप नॉर्मल छोटे भी एम्प्लॉय हो और सोचते हो कि मैं कंपनी के टॉप लेवल तक पहुंचूं, तो घड़ी देख, हमारे गुजराती में बोलते हैं, जो घड़ी देख के काम करता है ना, वो सिर्फ घड़ी देखता रहेगा। सत्य। तो कंसिस्टेंसी टाइम के साथ साथ एफर्ट्स में भी लगनी चाहिए कि हमेशा करते ही रहो, रिजल्ट्स तो आने ही वाले हैं। एक हमारा एक अंकल है जो बहुत अच्छा बिजनेस करता है, कोई भी बिजनेस को 1000 दिवस दो, 1000 दिवस दे दिया, 1001वां दिन आपका। गुजराती में यही चीज़ मुझे एक्चुअली जब हम सूरत शिफ्ट हो रहे थे तो यही बात उन्हें बोली कि आप धंधे को भी दो, सिटी को भी दो, शहर भी आपको अपनाता है 1000 दिन के बाद और उसके बाद देता है। जैसे मैं अहमदाबाद पहुंचा था, उसके बाद मुझे बोला अहमदाबाद में मन नहीं लग रहा था, तो वो सेंगी हमारे रिलेटिव थे, बोले सूरत जाओ, वो सिटी ऐसी जो आपको अपना लेगी और वो अपनाएगी। इसमें 1000 दिन लगेंगे, वहाँ पहुँचे 1000 दिन लगेंगे, आपको पहले वक्त देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इन दिनों में जो आपने अपना बिजनेस बिल्ड किया, 3 ऐसी प्रॉब्लम कौन सी आई वो जानना चाहते हैं और उसको ओवरकम कैसे किया आपने? प्रॉब्लम्स तो स्टार्टिंग में जब छोटा स्टॉल था ना, माल लेने की आती थी, कोई भाव से देता नहीं था क्योंकि अपनी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट ही कम रहती थी, मार्जिन कट। सेकंड, लेबर को इरेडिकेट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी कैसे इरेडिकेट करें। और उसके बाद आई कोविड में बहुत प्रॉब्लम्स आई। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स आती रहती है, बट सॉल्व करना। और एक पर्सनल नोट पे अगर देखें तो पर्सनल लाइफ ज़ीरो हो गई मेरी। 2 साल 2.5 साल पहले शादी हुई, तो आज की तारीख में भी आई एम नॉट एबल टू गिव द इनफ फैमिली टाइम, ना मम्मी के साथ, ना वाइफ के साथ, ना कहीं पे। अभी फ़िलहाल बिजनेस बिल्ड करना है, यही मोटो लेके रखना है। तो ये डिफ़िकल्टी कहीं ना कहीं तो फेस करता है इंसान। बट माई वाइफ इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, माई मॉम इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, कि इतना परेशान नहीं करती मेरे को। क्या बात है, क्या बात है। तो अगर मैं अब यहाँ से 5 साल बाद का प्लान पूछूं या 5 साल बाद अब फूड अड्डा को कहाँ देखते हो, क्या कहेंगे आप? 5 साल बाद फूड अड्डा को कहाँ देखता हूँ, एक एज अ विजन मैं देख रहा हूँ कि हर एक स्टोर में जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, हम अच्छे से लोगों को सर्व कर रहे हैं, रिपीटेबिलिटी पे कर रहे हैं और लोगों का प्यार ले रहे हैं। दूसरा कि अगर आपको स्टैट्स में देखो तो टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में मेरा ऐसा नहीं है एक रात में अपने को बड़ा बन जाना है। भले 6 साल लगा 75 पहुँचने और 6 साल लगेगा और 75 को, पर जहाँ करेंगे अच्छे से करेंगे। टायर 1 और टायर 2 में टॉप लेवल, अगर आपको एक भरोसा दिलाना है, 10 साल कोई बिजनेस को हो जाता है ना, तो अभी आपको फूड अड्डा को देख के शायद आपके लिए भी नया होगा कि अरे यार इसमें जाओ कि नहीं। बट 10 साल 5 साल बाद जब फूड अड्डा को 10 साल हो गए रहोगे, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा फूड अड्डा का बोर्ड देखे तो उसको एक मन में भरोसा होना चाहिए, हाँ चल इधर जा रहा हूँ ना, हाइजेनिक मिलेगा, अच्छा मिलेगा, टेस्टी मिलेगा, मजा आएगा। क्या बात है। तो फाइनली ये ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ आउटलेट खोलें और अपना काम हो जाए, ऐसा नहीं चाहते। वो इमोशन कनेक्ट और ट्रस्ट रिलायबिलिटी समय के साथ आती है, तो ये उतना समय देने को तैयार है। तो ये बिजनेस का एक और इम्पोर्टेंट रूल है कि धंधा है तो समय देना पड़ता है। जो घड़ी देख के काम करेगा ना, वो सिर्फ घड़ी देखता रह जाएगा। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आपकी एज क्या है? अभी 27, जस्ट 1 महीने पहले टर्न हुआ हूँ। 27 साल। आप समझ देखिए, 27 साल की उम्र में जो समझ है वो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर के बराबर की है और बहुत विजनरी पर्सन लग रहे हैं हार्दिक भाई, कमाल है। अच्छा, अब कुछ और सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपने जैसे कहा कि पर्सनल लाइफ हमें ओब्वियसली डिस्कार्ड करनी पड़ती है, हम नहीं ध्यान दे पाते क्योंकि अपना धंधा है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये जो फूड अड्डा है उसके चक्कर में, या वी कैन से दैट्स अ पॉजिटिव वे, आपका विजन ही वही है, बट उसके लिए आपने कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो कि सेक्रीफाइस की? सैक्रिफाइस तो कुछ भी नहीं। अभी अपने को जो चाहिए, मेरे को चाहिए ही फूड अड्डा बड़ा हो, तो सैक्रिफाइस नहीं बोलते उसको, जस्ट पार्ट एंड पार्सल मैं समझता हूँ। बट फूड अड्डा ने सबसे बड़ा गिफ्ट भी मुझे मेरी वाइफ ही दी है। क्या बात, मुझे मिली फूड अड्डा पे थी वो। ओह, क्या कमाल की बात है। तो फाइनली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। ये क्या था, मतलब आप समझाओ कि फूड अड्डा आपके आउटलेट पे आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैं कैश काउंटर पे बैठा था जब मेरा एक स्टोर था, 2017। 17 की बात है, मुंबई की बात है ये? जी जी, मेरा एक ही स्टोर। तो कैसे ये जो है आंखों से आंखें कैसे मिली? उनकी क्लासेस अपना स्टोर के सामने की बिल्डिंग में थी। सो रोज़ आती थी, कभी फ्राइज़ ले लिया, कभी मॉकटेल ले लिया उसकी 2-4 सहेलियों के साथ। और तभी ना मेरा छोटा सा स्टोर था कि मैं जब फुल हो जाता था तो फुटपाथ पे टेबल्स लगा के लोगों को बिठाता था। तो मैं कैश काउंटर पे बैठे बैठे देख रहा हूँ, और वो उस दिन अकेली आई थी और वो फ्राइज़ खा रही है और मैं भी फ्री बैठा, दोपहर के टाइम पे काम ही नहीं, 2 टेबल चल रहे। तो मैं देख रहा हूँ यार ये कितना अच्छे से खा रही है। तो मैंने उसको बोला, मैम कैन यू फॉलो फूड अड्डा ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तो आपको ना डेली अपडेट्स आ जाएगी।
अली हाँ हाँ कर देती हूँ, नहीं किया। दूसरी बार 3-4 दिन बाद मैं बोला उसके ग्रुप के सामने बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। 3-4 दिन बाद फिर से बोला जब अकेली आई, तो हाँ हाँ करती हूँ, तो नहीं किया। फिर एक दिन अकेली आई, मतलब आज तो करा के रहूँगा। मतलब अगर आप फॉलो करते हो ना 50% फ्लैट डिस्काउंट है आपको। ऑन द स्पॉट उसने फॉलो किया फूड अड्डा। अब मैं उसको डिस्काउंट तो दे दिया, मतलब यार शादी तो इससे ही करूँगा। और पूरा रात में उसका देख रहा था प्रोफाइल फेसबुक पे। मैं बोला यार रिक्वेस्ट भेजूँ ना भेजूँ, एक कस्टमर टूट जाएगा। फिर बोला यार दिल भी तो टूट जाएगा नहीं भेजा तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी दी। 1 महीने बाद उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। 3 महीना उसने फर्स्ट मीट, उसके बाद 3 महीने तक वो स्टोर पे ही नहीं है। एंड फर्स्ट मीटिंग के लिए मुझे लटकाती रही, नंबर ही नहीं दिया। फेसबुक से ही हम फर्स्ट टाइम मिले। और तभी मैंने मम्मी को बोला मम्मी तारी बहू ने मलवा जाऊँ छू। मम्मी आई कैश काउंटर पे बैठी और मैं उसको मेरे एक्टिवा पे मिलने गया। एंड फर्स्ट मीटिंग हमारी आइसक्रीम डेट थी। एंड उसके बाद होते गया एंड 2020 में शादी कर ली। क्या बात, नाम क्या है उनका? येशा। येशा, बड़ा प्यारा सा नाम है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन यहाँ से हमें एक बड़ा मस्त डायलॉग मिला। वो डायलॉग क्या था अभी कि जरा समझो कि कस्टमर टूटेगा, वो दिल टूटने से बड़ा थोड़ा ही है। दिल टूटेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने अपने दिल की बात कही, और आज अगर वो दिल की बात इन्होंने नहीं बोली होती, मुझे ऐसा मेरा पर्सनल बिलीव है कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई आता है तो अपनी किस्मत लेके आता है। तो 2020 में शादी हुई है और मुझे लगता है कि उसके बाद ही रफ्तार पकड़ी फूड अड्डा। यस, 2020 तक हमारी सिर्फ 17 आउटलेट थी। 2021 के शुरुआत में हम 51 ऑलरेडी थे। तो उसके आने के बाद 3x ग्रोथ तो मिली गई। ये शाह ने यश करवा दिया पूरी दुनिया में। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। इतनी बढ़िया लव स्टोरी है, वो कहाँ मिलेगी? फूड अड्डा से लव स्टोरी स्टार्ट हुई और आज वो इनके साथ है। तो ये अगर मैं सवाल जब मैं पूछ रहा था कि इन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया, तो फूड अड्डा से उन्होंने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। इनफैक्ट इनको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया। अगले सवाल पर चलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछता हूँ। जनरली शादियाँ इतनी आसान, मतलब ये दैट्स नॉट अ स्मॉल डिसीजन। ठीक है, लव तक तो लव शव चिकन खुराना वो चलता है, बट ये शादी तक आपने कैसे सोच लिया? मतलब पहली बार में सोचे शादी करनी है उससे? हाँ, मतलब पहले गर्लफ्रेंड्स वगैरह थी, बट देन एक पॉइंट के बाद तभी मैं फूड अड्डा पे बहुत ज़्यादा फोकस था। और मम्मी बोलती थी कि तेरे को जब लगे ना तब स्टॉप हो जाना और उसके साथ शादी कर लेना। तो वो फीलिंग आ गई तभी, मतलब चलो डन, आज ये फिक्स। और ये इंटरकास्ट मैरिज थी, कैसी थी? नहीं, वो भी गुजराती, मैं भी गुजराती जैन, गुजराती जैन, तो ईजी हो गया काम। क्या बात है। तो बहुत बढ़िया यार आपकी ये स्टोरी सुन के। तो मैं खुद भी, क्योंकि हमारी स्टोरी कुछ ऐसी है जी, मैंने देखी आपकी स्टोरी तो काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ। और ऐसी चीज़ें देखो ये इत्तेफाक से होती है ना, पर किस्मत कनेक्शन देख लो आप कैसा ज़बरदस्त है। बाकी आप लोग बताओ यार, जो छोटी जो लव स्टोरी है, जो छोटी सी लव स्टोरी है, आपको सुन के कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फाइनली हार्दिक भाई, बहुत मज़ा आया इस कॉन्वर्जेशन में। हम लोग बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जिसके आपने बहुत डिटेल में आंसर किए। अब हम थोड़े छोटे सवाल आपसे पूछेंगे। हम आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। रैपिड फायर में आपको क्या, आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन का आपको फटाफट से आंसर देना है। तो शुरू करें? यस। इससे पहले तक आपने कभी रैपिड फायर किया है? वो स्कूल में चलो ठीक है। तो अब के रैपिड फायर में आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हम अपने रैपिड फायर को शुरू करते हैं हार्दिक भाई के साथ में। तो लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर ऑफ टिंजर टॉक। और रैपिड फायर का रूल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको ट्राई करना है 1 वर्ड या मैक्सिमम 1 लाइन में आपको आंसर देना है। पहला सवाल रैपिड फायर का। ओके, आपका फेवरेट जंक फूड? बर्गर। आपका फेवरेट फूड? फेवरेट फूड घर की दाल खिचड़ी। गुजरात और महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। गुजराती थाली या गुजराती खाना या महाराष्ट्रियन खाना? महाराष्ट्रियन खाना। अगेन जी। क्या बात है। आपका फेवरेट प्लेस? फेवरेट प्लेस सी एज ऑफ नाउ तो कश्मीर है। मैं ऑफ लेट कश्मीर गया था, उससे बड़ी जन्नत कहीं नहीं देखी। आपका ऐसा आउटलेट जो आपको बड़ा अच्छा लगता है? राजकोट का आउटलेट कितना बड़ा है? वो मेरा सबसे एम्बिशियस आउटलेट, मतलब सपने में जो आउटलेट देखा था ना 2 साल पहले, वैसा बना था वहाँ पे, और अभी भी चल रहा है बहुत अच्छे से। क्या बात। आपके स्टोर पर आपकी फेवरेट डिश? मेरे स्टोर पे मेरी चटनी और ब्रेड, मतलब कैसा है, मैं हमेशा चटनी लगा के ब्रेड के ऊपर खुद ही किचन में जाके बना के खाता हूँ। जो भी स्टोर में गया मैं खुद ही जाता हूँ किचन में, ये करके खा लेता हूँ। हार्दिक भाई एज अ कुक और हार्दिक भाई एज एन एंटरप्रेन्योर एक ही बात है। आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? नहीं, एज एन एंटरप्रेन्योर। बहुत बढ़िया। फाइनली आपको वैल्यू क्रिएट करनी है या इवैल्यूएशन क्रिएट करनी है? वैल्यू क्रिएट करनी है। आपकी कंपनी बूटस्ट्रैप है या फंडेड है? 100% बूटस्ट्रैप्ड। बहुत बढ़िया। बिजनेस का एक ऐसा थंब रूल जो आप हमेशा फॉलो करते हो? ईमानदारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कभी
बिजनेस के चक्कर में ईमानदारी से कॉम्प्रोमाइज़ किया? कभी भी नहीं। बहुत बढ़िया। आपका परिवार या फूड अड्डा? फूड अड्डा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट एक्टर? मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? ऐश्वर्या राय। आपका फेवरेट फैमिली मेंबर? मम्मी। मम्मी और पापा। किसके हाथ का खाना सबसे अच्छा लगता है, मम्मी के या बीवी के? बीवी से अच्छा तो खुद का खा लूं। मम्मी के। नहीं, उसको खाना बनाना नहीं आता, कम बनाती है, मम्मी और वो मिलके बनाते हैं। तो येशा भाभी की सबसे अच्छी बात? वो बहुत बहुत समझदार है, बहुत समझती है। फेवरेट टाइम पास? टाइम पास तो क्रिकेट बहुत खेलता हूँ। पैसे कमाने का पहला रूल जो आप हमेशा फॉलो करते हो? नो चीटिंग। बहुत बढ़िया। अगेन, पैसा या फिर खाना आपके सामने रखा भैया, फूड अड्डा या ये फूड अड्डा दे दो या फिर ये पैसा? फूड अड्डा। फूड अड्डा। फूड अड्डा नाम कहाँ से आया? एक्चुअली इसका नाम पीछे बहुत अजीब सी स्टोरी थी। पहले मतलब वो वेलकम पिक्चर में वो बल्लू बता करके रहता था ना, तो हम लोग दोस्तों में बल्लू बल्लू वाली बहुत बातें, मतलब पूरे एरिया में वो हवा चलती है ना कि ये बल्लू ये करे, बल्लू वो कर, तो मैं बोला कि तुरंत पब्लिक पकड़ लेगा, तो बल्लूज अड्डा करने वाला था। तो हमारे यहाँ पे एक छोटूस किचन करके, और उनको सब अभी छोटू भाई बुलाते हैं। मैं बोला मेरे को सब बल्लू बुलाने लग जाएंगे, एक काम करता हूँ फूड अड्डा कर देता हूँ, वो भी ईजी हो जाएगा, और हो गया फिर। नहीं, वो एक कैची नाम है, अच्छा नाम है फूड अड्डा। नाम बहुत मायने रखता है बाय द वे बिजनेस में, और अगर आप कैची नाम रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसके फैलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, आप जब स्कूल में थे, आपने कहा 12वीं तक कि आप पढ़े हो, तो आपके स्कूल की एक बेस्ट मेमोरी? स्कूल की बेस्ट मेमोरी फेयरवेल। फेयरवेल। कितनी लड़कियों ने आपको प्रपोज किया अभी तक? मेरे को तो एक भी नहीं, इतना थोड़ी हीरो दिखता हूँ। मैंने बहुतों को किया था। मेरे को आपने कितनों को? बहुतों को किया। सक्सेस रेट कितना है आपका? 70% पास। 70% पास हो गया, बहुत बढ़िया। ये जब 70% पास होती है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता था? जनरली आपको क्या लगता था, बहुत अच्छे कुक हो या फिर फूड? कुक तो नहीं था, कुक तो फूड अड्डा के टाइम बना। मैं एक्चुअली पोइट्रीज बहुत लिखता हूँ। क्या बात है। So, स्कूल में ऐसा थोड़ा शायरी वायरी मार के इम्प्रेस कर दिया। तो एक शायरी हो जाए आज? नहीं। अरे थोड़ी बहुत 2 लाइनें हो जाए, मज़ा आ जाए हार्दिक भाई। नहीं, एक मैंने फर्स्ट गर्लफ्रेंड को पटाया था, उसका शायरी हमेशा दिमाग में याद रहेगा। सपना नहीं हकीकत है तू, मेरे ख्वाबों ख्यालों में हर वक्त है तू, और कोई नहीं मेरी मोहब्बत है तू। क्या बात है, क्या बात है। प्यार, इश्क और मोहब्बत परवान चढ़ गया। आपकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट? मेरा फूड अड्डा का जब मैंने स्टॉल से छोटा दुकान किया था, और वो छोटा दुकान भी मेरा ऐसा रोड साइड पे ही था, बट जब बोरीवली में, जहाँ पे मैं बॉर्न हुआ हूँ, मैं जो रोड पे रहता हूँ वही रोड पे सामने के हॉस्पिटल में मैं बॉर्न हुआ, और उसके ही आगे मेन कॉर्नर पे फूड अड्डा का ओपनिंग था। मेरे स्टॉल के ओपनिंग पे 8 लोग आए थे, और फूड अड्डा के ओपनिंग पे कम से कम 3,500 लोग आए थे। ओ बाप रे, बहुत बढ़िया। और वो 3,500 में से कम 3,000 तो कस्टमर ही थे। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। वो सबसे खुशी का दिन था मेरा। जब फूड अड्डा खोला था, उसमें पहले दिन की कमाई कितनी थी? फर्स्ट डे 1250। 1250 रुपये। और जनरली अभी तक जितना फूड अड्डा चला है, किसी एक स्टॉल पर एक दिन की कमाई कितनी? एक दिन नहीं, एवरेज मंथली एवरेज गिन सकते हैं। दिन तो बहुत सारे आते हैं, साल के 8-10 दिन तो रहते ही है कि पर स्टोर बिजनेस रहता है, बट क्यूमुलेटिवली समझो ना, अभी के हिसाब से 40 रनिंग आउटलेट्स है अपनी, उसके हिसाब से 2.5 करोड़ का मंथली टर्नओवर है अभी। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। आपकी फेवरेट ड्रिंक जो फूड अड्डा में मिलती? फूड अड्डा कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी जिसमें आप फंसे और बाहर निकले? कंट्रोवर्सी तो ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ थोड़ा वो बचपन स्कूल कॉलेज की मस्ती मजाक। उसके अलावा कुछ नहीं? काम शुरू करने के बाद कुछ नहीं किया। बहुत बढ़िया। और अब तक जितने आपके इंटरव्यूज़ हुए हैं या आपकी जितनी अभी लोगों ने आपको कवर किया है, आपको क्या लगा कि किसने सबसे अच्छा आर्टिकल आपके ऊपर लिखा? मतलब किसी ने ऐसा आर्टिकल तो नहीं लिखा अब तक हमारे पे, बट इंटरव्यूज़ काफ़ी हुए, बट अभी तक यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफर्ट और मज़ा आ रहा है। अच्छा, ऐसा है। क्या बात है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलना हो तो क्या बदलोगे? मेरा पास्ट। पास्ट? ऐसा क्यों? ऐसा क्या पास्ट? वही कि मेरी आदत थी बहुत ज़्यादा फालतू खर्चे करने की, अक्ल बहुत लेट आई। अगर वो जल्दी कर लेते तो शायद आज अलग स्टेज होता, या शायद आज कुछ और होता, बट देन इट्स ओके, रिग्रेट नहीं है, बट वो चेंज करना है तो कर सकता हूँ। एक ऐसी एडवाइस जो आपके घर में से किसी ने आपको दिया, आपको बहुत काम आई? मैंने कहा, मैंने मेरे एक अंकल के यहाँ पे जॉब की थी साड़ी में, तो जब मैं छोड़ रहा था तभी उन्होंने कहा था कि बेटा एक ही चीज़ हमेशा याद रखना, वो तो अभी जस्ट हाल में ही कोविड के टाइम पे एक्सपायर हो गए, कि नीति मत छोड़ना। और जब हॉस्पिटल में थे तो वो रिकवर हो गए थे, लास्ट में मिलने गया था तो तभी अच्छा खासा बिजनेस कर लिया था, तो जस्ट पैर पड़ना, बेटा नीति नहीं छोड़ तो धंधो आवी जैसे, नीति पाछी नहीं आवे।
वही है कि ईमानदारी छोड़ दिया तो ख़त्म हो गया लाइफ। नीति समझिए, ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा इलेबरेट करते हैं इसको, ईमानदारी किस किस जगह में, किस किस चीज़ के लिए? ईमानदारी पहले तो खुद से करो, खुद से झूठ मत बोलो कि हाँ अगर मेरे को लग रहा है कि आज का काम मेरा पूरा हो गया तभी निकलो। वो चीज़ कर लिया तो आदमी खत्म हो गया, चीज़ कर लिया तो आदमी खत्म हो गया। ईमानदारी अपने स्टाफ के साथ कि यार ज़्यादा काम नहीं करवाना, और अपने स्टाफ के साथ वो भी ईमानदारी कि जितना दे रहे हो उतना तो काम करवा के लो। और कस्टमर के साथ, फ्रेंचाइज, हर जगह पे ईमानदारी काम होती है। चाहे वर्कआउट हो या ना हो, कभी बिजनेस स्लो रहता है, कभी फास्ट रहता है, बट चीटिंग नहीं करना है अपने को। कमाल है, कमाल है। अगर भगवान आपके सामने आ जाए अचानक से, हार्दिक मांग क्या मांगता है? पापा। तो बहुत बढ़िया यार, इसके आगे तो कोई जवाब ही नहीं है। बट फिर भी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 3 चीज़ें मांगनी, क्या मांग? बस पापा, और कुछ भी नहीं चाहिए। पापा, पापा और पापा। क्या बात है। आपके पिताजी से आपके कितने कितने आपको याद है, कितनी मेमोरीज आपके पिताजी के साथ है? 4.5 साल का था तो बस एक पैर याद है कि पैर को हग करता था, और फेस मेरे को जेन्युइनली फोटो देखता हूँ तभी याद आता है, ऐसे याद नहीं है। पापा की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप मिस करते हो? प्रेजेंस। बहुत बढ़िया। आध्यात्म से कितने जुड़े हो? इन हाउस एक मेडिटेशन मैं खुद ही करता हूँ, और रोज़ सुबह अपना उठ के फिक्स है कि पहले उठता हूँ, 3 नवकार मंत्र पढ़ता हूँ, और फिर बाद में घर से मतलब बेड से बाहर उतरना। बेसिक छोटी मोटी चीज़ें, बट अंदर से मैं मानता हूँ कि अंदर से भगवान से जुड़ना ज़रूरी है। दिखावा करना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, मैं जनरली मंदिर नहीं जाता, मैं मन से मानता हूँ, और मैं मेरे मॉम डैड को पैर पड़ता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। वही भगवान है, वही भगवान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही, हमारा रैपिड फायर राउंड अभी होता है ख़त्म। आई थिंक आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, और अगर आप हार्दिक भाई के साथ होते तो आप क्या सवाल पूछते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब आखिरी सेगमेंट पे चलते हैं। मैं आपको मेरे दिमाग में कोई भी शब्द आएगा रेंडमली, आप जब उसको सुनते हो तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड क्या चीज़ आती है आपको तुरंत बताना है। तो इस सेगमेंट को, थर्ड सेगमेंट को, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है कि एक शब्द बोल रहा हूँ, उनके दिमाग में क्या रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन आपको बताएंगे। चलिए, सो थर्ड सेगमेंट का नाम है द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू आर हियरिंग दिस। ठीक है, तो पहला, फर्स्ट, फूड अड्डा। प्यार। प्यार। यशा। येशा। घर। घर। मम्मी। क्या बात है। तो फाइनली परिवार तक पहुंच गए हम। ठीक है। अगला, इंडियन पॉलिटिक्स। बहुत आगे चल रहा है। बहुत आगे चल रहा है? नहीं मतलब बहुत सही तरीके से चल रहा है। नरेंद्र मोदी। विजनरी लीडर। कुछ चीज़ों में सुधरने की जरूरत है, बट नॉट एवरीवन इज परफेक्ट। जो कर रहे सही कर रहे। इंडिया। इंडिया माय प्राइड। बहुत बढ़िया। मुंबई। मेरी जान। गुजरात। मेरा गाँव। एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव। बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है? धंधा, धंधे को समझना, धंधे के नियमों को समझना, या सिर्फ ये सोचना कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है? धंधा और धंधे के नियम से ज़्यादा उनको समझना है ज़रूरत, लोगों की ज़रूरत पूरी करो। धंधा और धंधे के नियम के साथ करना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। खाना। फूड अड्डा। बहुत बढ़िया। पहला प्यार। पहला प्यार तो स्कूल का रहता है। स्कूल। पैसा। चलता है, जितना मिले कम ही है। देशभक्ति। सबसे ज़्यादा मिलिट्री के लिए। देशभक्ति और मिलिट्री, मतलब देशभक्ति सुनता हूँ तो ये बाजू इमेज आती है मिलिट्री बस। बहुत बढ़िया। फेवरेट मेमोरी। फेवरेट मेमोरी कोई भी। मेरी ओपनिंग मेरी लाइफ की सबसे फेवरेट मेमोरी थी एज ऑफ नाउ। क्रिटिकल सवालों की तरफ चलते हैं। बॉलीवुड। बॉलीवुड सीखना पड़ेगा उनको थोड़ा साउथ के साथ। आपका फेवरेट कौन सा, टॉलीवुड और बॉलीवुड? ऐसे तो मतलब बचपन से तो बॉलीवुड देख के ही बड़ा हुआ, बट मैं केजीएफ का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब जितनी भी बाहुबली, केजीएफ, आरआर, एकदम फैन बेस क्रिएट हो गया। मतलब शाहरुख खान से ज़्यादा शायद अभी यश का फैन हूँ मैं। बहुत बढ़िया यार, ये बात तो सत्य है, क्योंकि वो लोग जितना कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि इंडियन बॉलीवुड सिनेमा इतना कर रहा है। बिल्कुल सच बात है। फाइनली कुछ और डीप डाइव सवाल करते हैं। आपको चुनना है येशा और फूड अड्डा। फूड अड्डा। बहुत बढ़िया। फूड अड्डा का ऐसा आइटम जो आप आज बंद कर दोगे? नॉर्थ इंडियन हमने हाल ही में शुरू किया था, बंद कर देंगे आज ही। मतलब ये क्वार्टर खत्म होते होते कर देंगे। फाइनली आखिरी सवालों पर चलते हैं। हार्दिक की ज़रूरत। मेरी ज़रूरत मेरा काम है। मैं फ्री रहता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ। हार्दिक का टाइम पास। क्रिकेट देखना, खेलना। हार्दिक एक ऐसा चेंज जो अपने आप में करना चाहता है? दिमाग को थोड़ा ठंडा करना चाहता है, बहुत गर्म दिमाग। हार्दिक आज से 5 साल बाद अपने लिए क्या चाहता है?
अपने लिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा करूँ जहाँ पे मैं थोड़ा फ्री रहूँ और मैं फूड अड्डा के बियॉन्ड बिजनेसेस को एक्सप्लोर करूँ और कुछ कर सकूँ। बट 5 साल तक पहले तो फूड अड्डा पे ही फोकस है आने वाले 5-10 सालों में। बट अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसी टीम और ऐसा ऑटोमेशन अगर क्रिएट हो जाए तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर बिजनेसेस। हार्दिक अपने आप को कब रिटायर सोचता है कि मैं उस एज में रिटायर हो जाऊंगा? जब ऊपर जाऊँगा तभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाइनली हार्दिक को एक ऐसा शब्द जो हमेशा सुनना बड़ा अच्छा लगता है। भाई। भाई। मेरा कोई स्टाफ मेरे को सर नहीं बोलता है। क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, दैट्स क्रेजी। आपका फेवरेट ब्रांड? एप्पल। ब्रांड एप्पल इन इलेक्ट्रॉनिक्स। आप कितने खर्चीले हो कपड़ों को लेके? कपड़ों में मैं खर्चा नहीं करता ज़्यादा। मेरा फिक्स है ब्लैक एंड ब्लैक यूनिफॉर्म। मेजॉरिटी मेरे कपड़े में 80% ब्लैक एंड ब्लैक ही मिलेगा। या तो सिलवाता हूँ या लोकल ले लेता हूँ। मैं मॉल्स में लास्ट 4 से 5 साल हो गया मैं मॉल्स में नहीं गया। फाइनली इस सेशन को रैप अप करते हैं, पर आखिरी सवाल हार्दिक भाई से पूछेंगे और उसके बाद इस सेशन को खत्म करेंगे। हार्दिक भाई, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। विजनरी पर्सन दिखते हो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मतलब पर्सनल प्रेडिक्शन है कि आप वाकई में जो आप जितनी सोच है आपकी, जिस वे से आप सोचते हो, मुझे फूड अड्डा बहुत आगे दिखता है, लेकिन हार्दिक का जो विजन है उस हिसाब से हार्दिक भी बहुत आगे दिखता है। विजनरी पर्सन आप मुझे लगे, बात करके बड़ा अच्छा लगा और मैं नहीं चाहता हूँ कॉन्वर्सेशन कभी एंड हो। और पर फिर भी आखिरी सवाल, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, इतनी यंग एज में आपने इतना अच्छा अचीव किया है जो कि इम्पॉसिबल सा टास्क है। लोग इस एज में सिर्फ जॉब के लिए धक्के खा रहे होते हैं, जॉब ढूंढ रहे होते हैं, कोई 20-25-30 हज़ार की जॉब मिल जाए। आप यहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके आप 2.5 करोड़ 3 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा, जो ये यूथ आपको देख रहा है, 3 ऐसी सलाह, एडवाइजेज जो आप ये जो यूथ है, इंडियन यूथ, जहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, उनको आप देना चाहोगे? पहला तो ये कि कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम करने में शर्म मत करो। और दूसरा, जॉब करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको जो पसंद है, आप उस बारे में अगर उस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो तो उस कंपनी में भी आप एक्सेल कर सकते हो। ये क्या है, स्टार्टअप दुनिया ने बहुत बड़ा बबल बना दिया कि नहीं, आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं हो। जॉब में भी बहुत स्कोप है। 25-30 से भी शुरू करके इंसान 5 लाख 10 लाख की सैलरी पहुँच सकता है, ऐसा मेरा मानना है। एंड तीसरा कि बस फोकस करो। आजकल का यूथ का जो प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ अपने स्टोर्स पे भी आते हैं ना, बस पूरा टाइम वो रील्स करना, पबजी खेलना, बकवास करना। थोड़ा बकवास करना कोई गलत नहीं है, वो उम्र ही बकवास करने की, मैं भी करता था। बट थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो। उनकी नज़र बस वही है, कहाँ लड़की पटाऊँ, कहाँ घूमने जाऊँ, कहाँ दारू का जुगाड़ करो। जुगाड़ करना अच्छा चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ों से जुगाड़ करो, पर ऑन अ लॉन्ग टर्म कुछ खुद के लिए सोचो, कुछ कम्युनिटी के लिए सोचो। सिर्फ खुद के लिए मत सोचो, मेरा करियर क्या, मेरा स्टार्टअप क्या, मैं कम्युनिटी को क्या दे सकता हूँ। ये जिस दिन अपना यूथ सोच लेगा ना, अपन बहुत आगे जाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। क्या बात है, क्या बात है। फाइनली हार्दिक भाई के साथ एक कॉन्वर्सेशन हमने एंड की। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, आई होप आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और इनकी लव स्टोरी तो कमाल की थी। और दूसरी खास बात यह है कि सेशन हो गया है ओवर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो फूड का कोड मिल जाएगा जिसको आपको यूज करना है फूड अड्डा के आउटलेट पे, जहां पर आप कोई भी एक आइटम जो कि एक्सप्लेन्ड होगा, नीचे लिखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको मिल सकता है फ्री में। लेकिन फिर से कह रहा हूं, अच्छे से पॉडकास्ट देख के जाना, क्योंकि वहां पर सवाल पूछा जा सकता है। ऐसे अमेजिंग सेशंस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और आप इस सेशन को शेयर करेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होने वाला है, बिकॉज नो वन नोज कि आपको और क्या वहां पर आइटम फ्री में मिल जाए। मजाक कर रहा हूं, बट फाइनली अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप हार्दिक भाई से क्या सवाल पूछना पसंद करते, वो बताइएगा। दूसरा, इस पूरे सेगमेंट में या इस पूरे सेशन में आपको कौन सा सवाल सबसे अच्छा लगा और कौन सा जवाब हार्दिक भाई का आपके दिल को छू गया, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। इसी तरह से मचाते रहो। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।